हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ MCQ सीरीज में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी मॉडल पेपर सेट 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें 40 बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी बोर्ड्स की तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेट 1 का पहला क्वेश्चन, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन A, B, C, D हैं। पहले हम क्या करेंगे, 120 को रफ में अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 छक 12, 0, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15 दूनी 30 और 3 पचे 15। 120 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो हमारा ऑप्शन होगा A, जिसमें दिया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन A। दूसरा क्वेश्चन है, 306 और 657 का एचसीएफ अगर 9 है, महत्तम समापवर्तक 9 है, तो एलसीएम क्या होगा। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया है। हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को 306 गुणा 657 को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड होगा, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 34 और 657 का गुणनफल होगा 22,338। इसलिए दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सही ऑप्शन बी, 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 और 25 का एचसीएफ है। 15 और 25 का एचसीएफ होगा, 15 का गुणनखंड हम कर लेंगे 3 पचे 15 और 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 5। दोनों में कॉमन फैक्टर है 5, इसलिए 15 और 25 का एचसीएफ है ऑप्शन ए 5। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। ऑप्शन दिया है अनेक, अद्वितीय, 2, 5। इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। किसी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए किसी भी क्रम पर लिखने पर डैश होता है। अनेक होता है, अद्वितीय होता है, 2 होता है, 5 होता है। हम किसी प्राकृत संख्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 12 के गुणनखंड हम ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इन गुणनखंडों को हम किसी भी क्रम में लिखें, चाहे 2 गुणा 2, 3 गुना 2 लिखें या फिर 3 गुना 2 गुना 2 लिखें। किसी भी क्रम में लिखने पर, प्राकृत संख्या के गुणनखंडों को किसी भी क्रम में रखने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ऑप्शन बी, अद्वितीय। द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग √2 तथा गुणनफल है 1/3। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें दिया गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इसके लिए एक फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। मान बैठाएंगे, x² अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है √2, तो माइनस √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3। इस 3 को हम अगर इधर गुना करेंगे x² से तो हो जाएगा 3x²। इससे गुणा करेंगे 3√2x प्लस में 1। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। 3x² प्लस 3√2x प्लस 1, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फ़ा तथा बीटा,
और शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। 7वां क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ, ये जो ग्राफ है जिसमें x अक्ष और y अक्ष है और ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये जो ग्राफ है x अक्ष को कहीं भी स्पर्श नहीं करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या होगी 0। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। रैखिक समीकरण युग्म में यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दो अनुपात बराबर हैं, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा या दो हल होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं पहले दो अनुपात बराबर हों और तीसरा अनुपात बराबर ना हो तो ऐसे समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। इसलिए 8वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन सी। समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं समपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर लंबवत हैं। इसे हम इस तरह से चेक करेंगे। a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, इसके नीचे a2 बराबर 3 और b2 बराबर है 4। इन्हें हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 2/3 और ये हो जाएगा -3/4। जैसा कि हम देख रहे हैं पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर नहीं है। जब दो अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है, और जब भी अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन होता है तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिच्छेद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx प्लस वाई इज इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का अनंत हल है। अनंत हल होने के लिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। मान लेते हैं पहला अनुपात है c/6 और दूसरा अनुपात है -1/-2 यानी 1/2 और तीसरा अनुपात ले लेते हैं 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2, यहाँ भी होना चाहिए 1/2। c/6 की जगह 1/2 होना चाहिए, इसलिए हम लिख सकते हैं 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब हो गया 1/2, 1/2, 1/2, तीनों अनुपात बराबर हैं तो c का मान होगा 3, c बराबर 3, ऑप्शन ए। समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का हल है। इसे हम सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इस तरह से हम 3 को यहाँ गुना करेंगे और 2 को इस जगह समीकरण 2 में, 3 दूनी 6x, 3y, ये विलोपन विधि है। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 2x माइनस 1 माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, x इज इक्वल टू 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर 2, y बराबर -1, x बराबर 2, y बराबर -1, ऑप्शन ए।
वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? संगत, असंगत, संपाती या कोई नहीं। जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता उसे हम असंगत समीकरण युग्म कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा असंगत। समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। विलोपन विधि से y कैंसिल, प्लस माइनस 2x बराबर 9 10, x बराबर होगा 10/2, 2 पच्चे 10, x का मान हुआ 5। समीकरण 1 में x का मान रखने पर y बराबर होगा 9 घटाव 5, यानी y का मान है 4। तो समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1 का हल है 5 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? कुछ व्यंजक दिए गए हैं, हम यह चेक करेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा। x और x को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, दाएं तरफ है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ भी x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, राइट साइड में भी है एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन डी में अगर x माइनस 2 होल स्क्वायर होता तब यह द्विघात समीकरण होता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है x माइनस 2, इसलिए ऑप्शन सी x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विविक्त कर d इज ग्रेटर देन 0 यानी d का मान 0 से बड़ा है तो मूल होंगे। जब भी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से ज़्यादा होता है, तब मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं, यानी असमान होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा वास्तविक और भिन्न। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है वास्तविक एवं समान, वास्तविक तथा असमान, समान या वास्तविक नहीं। द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मूलों की प्रकृति है, यहाँ से हम d निकाल लेंगे, a बराबर 1, b बराबर 1 और c का मान है -1, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4ac माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बराबर 5। d पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है, इसलिए इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक तथा असमान। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न मूल वास्तविक होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हम जानते हैं दो भिन्न मूल वास्तविक होते हैं जब d 0 से बड़ा होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, ऑप्शन सी। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर क्या होगा? 3, 8, 17 या -11। d निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस द्विघात समीकरण में b का मान है -1 स्क्वायर 4 इंटू
1 इंटू सी का मान 3, -1 का स्क्वायर 1, -4 तिया 12, 12 से 1 घटाएंगे -11। तो सही ऑप्शन होगा डी -11। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। मूल तब समान होते हैं जब d बराबर 0 होता है। d का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस समीकरण में b का मान है -4 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू के इज इक्वल टू 0, -4 का स्क्वायर 4 चौके 16 -4 के इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लेंगे, 4 चौके 16 माइनस के बराबर 0। यहाँ बचेगा 4 माइनस के बराबर 0। के का साइड चेंज करेंगे तो 4 इज इक्वल टू के, यानी के का मान होगा 4। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। एक समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम d निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है -5 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 6, 5 बचे 25 माइनस 6 चौके 24, 25 से 24 घटाएंगे 1 बचेगा। द्विघाती सूत्र लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2a। d की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। -b -5 प्लस माइनस √1 2 इंटू ए का मान है 1, 5 प्लस माइनस 1 2 बराबर हो जाएगा 1 बार 6/2, 2 तिया 6, 1 बार 5 माइनस 1/2 यानी 4/2, 2 दूनी 4, 3 और 2। ऑप्शन बी 2 3। निम्नलिखित में से कौन एपी है? 2 4 8 16 1 3 5 7 5 25 125 625 इनमें से कोई नहीं। कोई भी संख्याओं की सूची एपी होगी जब उसका सार्वंतर डी बराबर होगा। तो डी चेक करते हैं। पहले दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 से 4 घटाएंगे 4 बचेगा। डी एक जैसा नहीं है, ये एपी नहीं है। 1 3 5 7, 3 से 1 घटाएंगे 2, 5 से 3 घटाएंगे 2, 7 से 5 घटाएंगे तब भी 2। यहाँ पर डी एक जैसा है, D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए 1 3 5 7 एक एपी है। ऑप्शन बी। 22 नंबर, एपी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे A10 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान है 2, n हमें दिया है 10, डी है 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5। इसे सरल करने पर मिलेगा 2 प्लस 9 पचे 45, 45 और 2 47। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 47। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 28, 30, 29 इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले एक एपी बनाएंगे जिसका पहला पद होगा 12, जो कि 2 अंकों वाली संख्या है और 3 से विभाजित है। 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 3 18 और अंतिम संख्या होगी 99। हमें निकालना है n। n का फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन होगा 99, ए का मान 12, एन माइनस 1, डी हो जाएगा 3। 99 में 12 घटाएंगे, 3n, 3 एकम 3, 9 से 2 जाने से 7, 9 से 1 जाने से 8, इसे लेकर आएंगे प्लस 3, 3n, 87 और 3 90, 3 नीचे चला जाएगा, n 3 तिया 9 0, 30 तिया 90, n बराबर होगा 30। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 30। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं होंगी 1, 3, 5, इस तरह से अंतिम विषम संख्या 49। n बराबर 25। हमें निकालना है विषम संख्याओं का योग। यहाँ पर an अंतिम पद 49, इसलिए Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस a n या l। n की जगह 25 बट्टे में 2, a होगा 1 प्लस अंतिम पद 49, 25 बट्टे में 2 गुना 50, 2 से डिवाइड होगा 25, 25 और 25 का गुणनफल 625। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग होगा 625, ऑप्शन सी। सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम, समरूप, समपाती या इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि इनकी आकृति एक जैसी होती है, शेप एक जैसी होती है, और जिनके शेप एक जैसे होते हैं समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। आकृति में DE समांतर BC, तो AD का मान क्या होगा? इस त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, और किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। इसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। AD हम एज इट इज रखेंगे, DB का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, AE 1.5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। इसे हम लिख सकते हैं 15/30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2, नीचे 2 है, अंश में होना चाहिए 1, इसलिए AD का मान होगा 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। इस समरूपता कसौटी को कहते हैं AAA, यानी कोण 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 समरूपता कसौटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और PQR। A बराबर 60 डिग्री और इसके संगत P बराबर 60 डिग्री, B का मान है 80 डिग्री, Q का मान भी 80 डिग्री, C बराबर 40 डिग्री और इसके संगत कोण R का मान है 40 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इस कथन को हम किस रूप में दिखा सकते हैं? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QPR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PRQ, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, या फिर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ऑप्शन डी, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए 4 का वर्ग होगा 16, 9 का वर्ग होगा 81। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 16:81। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा
2a है, इसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसमें A बिंदु से BC पर लंब डाला गया AD, ये भुजा दो टुकड़ों में बट जाएगी, BD बराबर DC। यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज ADC या ADB को लेकर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा √3a, ऑप्शन ए। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC दिया है 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कोण B का मान। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसे हम चेक करेंगे। 12 का स्क्वायर, AB मान लेते हैं 6√3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 6 छक 36 और √3 का स्क्वायर 3। 36 को 3 से गुना करेंगे, 3 छक 18, 3 तिया 9, 1 10, 6 छक 36, 144 बराबर 8 6 14, 3 1 4 और 1। ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं यानी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से बड़ी भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होगा, ऑप्शन सी। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अपरिमित रूप से अनेक। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त का केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है और स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यहाँ से हम लंब निकालेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 से 144 को घटाएंगे 25 बचेगा, √25 करेंगे, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। सही आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। 25 का स्क्वायर 625 माइनस में 24 का स्क्वायर 576। यहाँ से हमें मिलेगा √49 जिसका वर्गमूल होगा 7। त्रिज्या की लंबाई होगी 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O और उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसी को केंद्र मानकर एक और वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इस बिंदु से एक जीवा खींचेंगे जो वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ पर OP लंब होगा PQ पर। एक समकोण त्रिभुज मिला OPQ मान लेते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण 5 स्क्वायर 5 5 25, लंब का स्क्वायर 3 तिया 9। 25 में से 9 को घटाएंगे √16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4। इस भुजा का मान होगा 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये दोनों पार्ट बराबर होते हैं इसलिए इसका मान भी होगा 4 सेंटीमीटर। 4 और 4 टोटल 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। ये एक सूत्र है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ऑप्शन बी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यास। आर त्रिज्या वाले उस वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे 180 आएगा, 18 दूनी 36 और 1 0, तो हमारे पास बचेगा पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, ऑप्शन सी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है? थीटा का मान है 60 डिग्री, आर है 6 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूला की सहायता से हम निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर है 6 सेंटीमीटर, 6 गुना 6, थीटा है 60 डिग्री, नीचे 360 डिग्री, बराबर 0 से 0 कैंसिल, 6 छक 36, 6 से 6 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132/7, ऑप्शन ए 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घोड़ा एक मैदान में 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है? इसे मैंने चेंज किया है 14 मीटर। इसे सॉल्व करते हैं। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर लेकर इसे सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला है वृत्त की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर, इसका चौथाई भाग चतुर्थांश। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 कम 11, 4 15, 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी।